क्या होता है ना, स्कूल में कोई टॉपर बच्चा होता है तो सब उसकी तरफ बढ़ जाते हैं, हाँ इसको और अच्छा बनाना, टॉपर को सब पढ़ाते हैं ना, मगर जो कमजोर बच्चा होता है जिसको सच में गुरु की जरूरत होती है वो ढूंढता रह जाता है, उसको कोई नहीं मिलता। भारत में एक्चुअली नदियों के साथ यही हो रहा है, जो आपने बताया ना 6, 7, 8 जो हमारी नदियां, गंगा हो गई, यमुना हो गई, नर्मदा हो गई, तापी हो गई, कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई, ये सारी नदियों को हम बहुत फोकस कर रहे हैं। करना चाहिए, अच्छी बात है, बड़ी नदियां हैं, देश की प्रमुख नदियां हैं, जीवनदायिनी है ना, तो हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए, मगर उन नदियों के भी बारे में सोचना चाहिए जो छोटे से छोटे क्षेत्र में बचा जा सकता है। प्रदूषण के साथ साथ जो नदियां आज की डेट में प्रवाहित होती हैं, उन्हीं प्रदूषणों से जो जलीय जीव होते हैं उनका भी जीवन संकट में है। कई प्रकार के, अभी आप देखिए न्यूज चैनल्स में कहीं आप देखेंगे घड़ियाल या मगरमच्छ रास्ते में दिख रहा है, कहां से आ रहे हैं इनको कौन सा मॉल घूमना है कि चले आ रहे हैं। देखिए सर क्या है, अब इनका नेटिव प्लेस छूट गया, बाढ़ के साथ बह के आई है, तो अब उनको भी तो जीना है ना, भगवान ने सबको बनाया है ना। अब देखिए क्या हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ तो लोगों ने अपने घर बनवाए, तो हर कोई तो आप हमारे जितना या उतना पैसा नहीं लगा के एक अच्छा घर बनवा सकता, भाई रहना सबको है, तो जो नदी किनारे रहते थे लोग वो नदी किनारे ही रह गए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सतना टॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संजय गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं भारत की नदियों के बारे में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर वर्ष सितंबर माह के चौथे रविवार को विश्व नदी दिवस मनाया जाता है और आज बहुत अच्छे से चर्चा होने वाली है इस विषय पर। और आज हमारे साथ हैं अर्पित श्रीवास्तव सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप जैसे कि नदियों पर रिसर्च भी कर रहे हैं जी, तो भारत में नदियों का क्या इतिहास रहा है सर? देखिए सर, हमारे देश में नदियाँ काफ़ी आज से नहीं है, मतलब इस देश की उत्पत्ति नदियों से हुई है। अगर हम इस तरीके से बात करें तो हमारे देश की जो उत्पत्ति है वो नदियों से हुई है। और एक कहानी आती है कि राजा भगीरथ थे जिन्होंने माँ गंगा को इस पृथ्वी पे लाए और उन्होंने कड़ी तपस्या की, और जिसकी वजह से हमारे देश को जीवन मिला। बिल्कुल, लोग कहते हैं कि सूर्य, जब आप पूरे ब्रह्मांड की बात करते हैं तो सूर्य हम बोलते हैं कि सबसे पुराना सूर्य है, बाकी ग्रह उसके बाद बने हैं, मगर सूर्य से भी पुराना कुछ है तो वो जल है। ये कई लोग नहीं जानते। अगर साइंटिफिक स्टडी आप करेंगे इस चीज पे, तो जो जल है जिसको हम लोग पानी बोलते हैं, तो जल जो इसकी आधारभूत नाम है, ये सबसे पुराना है। अच्छा। ठीक है। और होता क्या है कि इसी जल से सारा जीवन उत्पन्न हुआ। अगर आप विष्णु पुराण की बात करते हैं तो विष्णु पुराण में जैसे हम सभी विष्णु जी के अवतार 24 अवतार हैं, उनके सभी जब हम जो मेन उनके अवतार है उनकी जब हम बात करते हैं, उसमें पहला अवतार आता है मत्स्य अवतार। तो मत्स्य अवतार, अब सोचिए हमको साइंस में बायो में पढ़ाया गया कि जो पानी है, जो जल है हमारा, उसी से हमारे पूरे संचार हुआ है जीवन का। तो आप ये मान के चलिए कि ये जीवन का जो स्रोत है वो भगवान विष्णु ने हमें बताया कि पहले उनका मत्स्य अवतार हुआ तो ऐसे जल में भी जीवन पाया गया। और बहुत सारी साइंटिस्ट आए जिन्होंने बहुत सारी थ्योरियां दी इस चीज़ को लेके, बहुत सारी थ्योरीज हैं। और उसके बाद भगवान विष्णु ने जब दूसरा अपना अवतार लिया तो कच्छप अवतार लिया, तो अब जीवन देखिए कछुए के रूप में। हाँ, तो अब वो जब वो समुद्र मंथन चल रहा था तो अब पहले उन्होंने प्योर फॉर्म लिया मछली का जो सिर्फ जल में रहती है, फिर उन्होंने एक कछुए का अवतार लिया, कच्छप अवतार जिसको बोलते हैं। और आप ये मान के चलिए कि ये कच्छप अवतार जो है ये दोनों जगह रह सकता है ना, जल में भी रह सकता है और थल पे भी रह सकता है। तो भगवान ने हमको इवोल्यूशन समझाया है, इंसान का इवोल्यूशन जल से हुआ है और ये हमको बात समझनी चाहिए। देखिए भारत में जो नदियां हैं वो जीवन का संचार करती हैं। हमारे देश में या पूरे विश्व में जहां भी नदियां हैं, उन्होंने एक ही काम किया है, जीवन का संचार करना। जितनी भी सभ्यताएं हम पढ़ते हैं अपने देश के बारे में या विदेशों में, उन सभी का संचार नदियों ने तो किया। अगर नदियां नहीं होती तो शायद इंसान भी नहीं होते। तो हमारा नदियों के साथ जो रिलेशन है वो एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशन है। अगर नदियों से हमें जीवन मिला है
तो कोशिश सर हमारी भी तो होनी चाहिए ना कि हम भी उनको उसी स्थिति में रखें, बिल्कुल, बट तो ऐसा हो नहीं रहा है। जी वर्तमान समय में और पिछले समय में, यानी पुराने समय में और वर्तमान समय में नदियों में किस प्रकार का परिवर्तन आया है? देखिए, समय बदल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास बदल रही हैं और शहर के शहर बनते जा रहे हैं और नदियाँ सिकुड़ती जा रही हैं। वो कहते हैं कि नदियाँ बोलती हैं, वो अपने भाव को व्यक्त करती है। अभी देखिए सितंबर का महीना चल रहा है, आप न्यूज़ चैनल उठा के देखिए, हर जगह बाढ़ दिखाई दे रही है, पूरे भारत में बाढ़ है इस समय। कोई गांव खत्म हो रहा है पूरा का पूरा, कहीं शहर और गांव के भी संपर्क टूट जा रहा है, ज़रूरतमंद की सेवाएं वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है। जी। सवाल ही उठता है ऐसा हुआ क्यों? हमने अपने देश में जब संसाधन के लिए काम करना शुरू किया तो हम लोगों ने प्राकृतिक संसाधनों को बर्बाद किया। देखिए जो सर सही बात है हम उसी पे बात करेंगे। जी। हमने उनको बर्बाद किया और हमने अपनी सुविधाओं के लिए जो कृत्रिम संसाधन थे उनको डेवलप किया, और ऐसे संसाधनों को बनाते बनाते हम ये भूल गए कि हम किसके रास्ते में आ रहे हैं। हाँ, जब आप दूसरे के रास्ते में आते हो और उसको नहीं पसंद तो विध्वंस मचाएगा ही, विध्वंस होगा। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। कई दफा हमने देखा है कि जो तालाब रहते हैं, नदियां रहती हैं, तो तालाबों पे पूरी मिट्टी डालकर वहां पे बिल्डिंगें तैयार हो रही है, कारखाने तैयार हो रहे हैं, नदियों के किनारे तक कब्जे किए जा रहे हैं, कारखाने बनाए जा रहे हैं। जी। तो ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि अगर आप नदियों के रास्ते आएंगे तो विध्वंस तो मचाएगी ही फिर। तो अब देखिए समय बदलता है, हमारे देश का जो मॉनसून है, जो क्लाइमेट है, जो वातावरण है, वो चेंज हो रहा है समय के साथ साथ, और वो पूरे विश्व में उसकी उथल पुथल दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि बाढ़ जैसी समस्याएं हमारे देश में हैं, विदेशों में भी हैं और बहुत विकराल रूप लेती हैं वो। और वजह वही है कि अर्बनाइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, हम इतना ज़्यादा चीज़ें डेवलप करने लगे हैं अपनी सुख सुविधाओं के लिए कि हमने प्राकृतिक संसाधनों की रेस्पेक्ट करना छोड़ दिया है, कम कर दिया, छोड़ दिया सर। अब खत्म हो गया पूरी तरीके से। अब आप देखिए सर, सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, सड़कें बन रही हैं, बिल्डिंग बन रहे हैं, हर जगह कंक्रीट और मार्बल बिछाए जा रहे हैं, तो जमीन के ऊपर एक लेयर आपने बना दी, उस जमीन को पानी जो बरसा वो तो मिला नहीं, अंदर वो गया नहीं पृथ्वी के, तो वाटर लेवल जो भूजल है वो रिचार्ज हुआ नहीं। अगर वो रिचार्ज नहीं होगा तो फिर हमें नहीं लगता कि कोई, आप जिन तालाबों और पोखरों की हम बात कर रहे हैं जो राजा महाराजा ने बनवाए थे, आज भोपाल देखिए इतना जो जान पहचान है भोपाल की, वो राजा भोज थे और उन्होंने जितना बड़ा वहाँ पे तालाब है और उसका एक छोर दिखाई नहीं देता, वो इतना खूबसूरत देखने को लगता है। मतलब आप ये समझ के चलिए सर कि प्राकृतिक चीजों की जिन्होंने रेस्पेक्ट की, आज वो चीजें हमें अस्तित्व में रखी हुई हैं। अगर भागीरथ नहीं होते तो हमें नहीं लगता कि गंगा के अस्तित्व के बारे में हमें पता होता। उनकी चीजें हमें मिली हुई हैं, हमारे पूर्वजों की ना, हम यही कहेंगे, मगर हम क्या अपनी आने वाली पीढ़ी को दे रहे हैं, ये सोचने वाली बात। अक्सर ये देखा जाता है कि बड़े बड़े जो नाले रहते हैं उनको नदियों में मिला दिया जाता है और नदियों का पानी लगातार प्रदूषित हो रहा है और प्रदूषित होने के साथ साथ कई सारी ऐसी छोटी नदियां जो हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं, वहां का पानी अब दिखाई नहीं देता है, एकदम सूखी पड़ी हुई, और वो नदी अब नाले के नाम से जानी जाती है। जी है ना। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मैं काशी का हूँ, तो जो हमारे शहर का नाम है वाराणसी, ये दो नामों पे रखा गया है, वरुणा और अस्सी। और वरुणा नदी और अस्सी नदी के अस्तित्व से वाराणसी बना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये काम किया इस चीज़ को लेकर और उन्होंने काशी का नाम वाराणसी किया, क्योंकि इन दोनों नामों से इसका अस्तित्व बनता है। आज हम उसको अस्सी नाला कहते हैं सर। कितनी शर्म की बात है कि जिस शहर में मैं रहता हूँ, अपने शहर के नाम के अस्तित्व की, नाम की नदी को मुझे नाला कहना पड़ रहा है। आप उसकी स्थिति देख लेंगे तो आप भी उसको नाला ही कहेंगे। सिर्फ सीवेज वाटर बहता है, ड्रेनेज बहता है उसमें, और वो पूरा का पूरा नदी में। हमारे सामने उस सोसाइटी में जहाँ हम रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से, तो हमको पता है वो लोकेशन जहाँ पे हमने खुद देखा है कि अस्सी नदी। आपकी रिसर्च भी चल रही है? जी, मैं पीएचडी कर रहा हूँ और मेरा जो विषय है वो वरुणा नदी पे ही है और उसमें बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन से उस नदी के बारे में बहुत सारी जानकारी हम इकट्ठा कर रहे हैं उसमें। तो बहुत बड़ा वो रिसर्च का पैमाना है। खैर, बट
मैं जो देख रहा हूँ वो ये है कि हम इतना ज़्यादा भौतिकवाद में आ गए हैं कि जो घाट आप देखते हो रील्स में, बनारस के कई सारे रील्स आप देखते होगे और लोग फोटो बना रहे, वीडियो बना रहे, काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है, वो हमारे यहाँ की पहचान है ना। बगल में कई पॉलिटिकल स्टंट हुए, बहुत सारे घाट और नए निर्माण किए गए, चलिए आपने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, मगर जो अस्तित्व की नदियां हैं, वरुणा और रस्सी की अगर हम जब बात करते हैं तो उनकी स्थिति आज भी वैसे ही है। और आज की करंट सिचुएशन में बता दूं, बाढ़ की स्थिति है और जो काशी की जो वो जनता वहां रहती है वरुणा नदी के किनारे, वो आज भी परेशान है उस बाढ़ से, क्योंकि जब पानी बढ़ता है गंगा में तो वरुणा उससे जाके मिलती है, रस्सी उससे जाके मिलती है, तो वहां आसपास के रहने वालों को काफी दिक्कत होती है। अब देखिए क्या हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ तो लोगों ने अपने घर बनवाए, तो हर कोई तो आप हमारे जितना या उतना पैसा नहीं लगा के एक अच्छा घर बनवा सकता, भाई रहना सबको है। तो जो नदी किनारे रहते थे लोग, वो नदी किनारे ही रह गए। सर अर्बनाइजेशन इट्स लाइक कि हमने दोनों फेज देखे हैं, और जो नदी किनारे रहने लगे लोग उन्होंने वहीं पे अपने घर को डेवलप किया। हालत ये हो गई कि क्योंकि पानी बढ़ता है, बाढ़ आती है, लोगों को बोलते हैं ना अब आदत सी पड़ गई है। मगर यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ हम अपने क्षेत्र की बात करें क्योंकि मैं वहाँ रहता हूँ, मगर ये प्रॉब्लम पूरे भारत में देखने को मिल रही है जस्ट बिकॉज ऑफ इलीगल डेवलपमेंट्स। आप डेवलपमेंट करिए, मगर नदी के रास्ते में अगर आप बनाओगे घर या उसको किसी भी प्रकार से कब्जा किया जाएगा तो नदियाँ सिकुड़ेंगी और जब बाढ़ आएगी तो फिर सबको प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल, प्रलय होगा फिर। जैसा कि अपने भारत में बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित होती जा रही हैं, और प्रदूषित इस वजह से हो रही हैं क्योंकि हम प्रदूषण फैलाते जा रहे हैं। बड़े बड़े कारखाने जो हैं, कारखानों का डायरेक्ट जो सीवेज वाटर रह जाता है वो सीधे नदियों में चला जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारण बताए जा सकते हैं जो कि नदियों को प्रदूषित किए जा रहे हैं। तो इन नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए वर्तमान समय में सरकार किस प्रकार से काम कर रही है? देखिए बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम लॉन्च किए गए, जैसे एनजीटी हो गया, या भारत में भारत सरकार द्वारा अभी जल शक्ति मंत्रालय मोदी सरकार ने बनाया है, और उसमें नमामि गंगे करके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो देखिए प्रोजेक्ट चलना कागजों पर आम बात है, वो अलग हो गया है ना, और अगर आप प्रैक्टिकली इसको करना चाहो तो इतना मुश्किल है कि आप एक दिन में तो उसको कर नहीं सकते, आपको प्लान बनाना पड़ेगा, आप फेज वाइज काम करिए। हम सभी जानते हैं कि कोई भी भारत जैसे देश में जहां इतना ओवर पॉपुलेशन है, संसाधनों की कमी है, एक झटके में कुछ नहीं होता है। बिल्कुल, आप प्लान बनाइए, पब्लिक का कंट्रीब्यूशन देखिए क्या है उसमें, और पब्लिक के साथ मिलकर बैठिए। अभी क्या होता है, उन्होंने अवैध निर्माण कर दिया, तोड़ दो, ठीक है, मगर क्या पब्लिक प्रोसीजर से आप चले खुद भी? ऐसी क्या वजह आई कि उनको निर्माण करना पड़ा? इसका मतलब गलती आपकी भी है। तो यही होता है ना सर, आधिकारिक तौर पे कोई इस चीज की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता कि हमसे गलती हुई। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी बोलते हैं, और हर शहर में एसटीपी प्लांट होता है जहां नाले और ऐसे सीवेज को ट्रीट करके फिर नदियों में छोड़ा जाता है। मगर सच्चाई ऐसी है कि ऐसे बहुत सारे सोसाइटीज, एनजीओज हैं जो इस पर लगातार काम कर रहे हैं और लोगों को अवेयर कराते हैं कि जो एसटीपी मानक दिए गए हैं उस स्टैंडर्ड पे वो काम नहीं कर रही है, और उतनी सफाई ना होने के कारण मल वाला ही पानी नदियों में सीधे तौर पे भेजा जा रहा है, और वही पानी ट्रीट करने के बाद घरों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा आज की डेट में आप देखिए, पहले के ज़माने में आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक टाइम हुआ करता था कि लोग बीमारियां इतना ज़्यादा इंसान को परेशान नहीं करती थी जी। आज की डेट में हर एक इंसान बीमारियों से ही परेशान रहता है, तो उसकी मुख्य वजह प्रदूषित पानी भी हो सकता है। देखिए अभी बहुत ही नज़दीक हम एक कॉन्फ्रेंस में थे और ये बात हमने वहाँ भी रखी कि साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, रिसर्चर्स बड़े बड़े रिसर्चों पे काम करें कि किस बीमारी को कैसे ठीक किया जाए। अच्छी बात है, करना चाहिए। हम सभी वैज्ञानिकों का एक मत होना चाहिए कि किसी को हमें आगे प्रॉब्लम में नहीं देखना है, चाहे वो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, सोशल हो, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, हमें नहीं देखना है। हमको हर तरह से सोल्यूशन लेके आना है। अब होता क्या है सर, हम बहुत हाई लेवल पे चले जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5th लेवल पे हम काम कर रहे हैं, और जो फंडामेंटल्स है, जो बेस है हमने तैयार किया, उसको भूल गए। जैसे आपने बात की नदियों की,
तो रूट क्या है भाई, हम पानी पी रहे हैं ना, सीधी सी बात है, हम ट्रीटेड वाटर पी रहे हैं या सबमर्सिबल से पानी पी रहे हैं, जो आजकल लोगों ने घरों में लगा रखे हैं, आरओ लगवा लिए हैं लोगों ने। आरओ लगवाए हैं, तो आरओ तो ठीक है, मैं उनकी बात करूं जो घरों में सबमर्सिबल, भाई आप हम हर क्लास की बात करेंगे, हर क्लास तो आरओ नहीं लगवा सकता। हाँ, क्योंकि हमारे संपूर्ण भारत की जो जनता है अधिकांशतः गाँवों में बसती है, गाँव में बसती है, कुएं का पानी है, ठीक है, शुद्धता अशुद्धता में परिवर्तित हो गई है, वो पानी हम पी रहे हैं, तमाम तरीके के हैवी मेटल्स उसमें प्रेजेंट हैं, आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, है ना, और बहुत सारे ऐसे केमिकल उसमें प्रेजेंट है जो फैक्ट्रियों से डायरेक्ट चले आ रहे हैं, हमें पता भी नहीं। और आप ये मान के चलिए कि ये सारी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बीमारी का रूप इंसान में ले लेती हैं। जी। आप बीमारी ठीक कर सकते हो, मगर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम है, ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम, नदियों की प्रॉब्लम है, उसको आप साफ करो, बीमारी होगी ही नहीं। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छी कही है कि जो उसका सोर्स है उसको अगर सही कर दिया गया, यानी हाँ। पानी अगर प्रदूषित जिस प्रकार से अभी होता जा रहा है, अगर उसे सही तरीके से ट्रीट कर दिया गया या फिर प्रदूषण कम हो जाए, तो जो बीमारियां आमतौर पे होती हैं इंसानों को, वो उन बीमारियों से बचेगा, बहुत बचा जा और सकता है। प्रदूषण के साथ साथ जो नदियां आज की डेट में प्रवाहित होती हैं, उन्हीं प्रदूषणों से जो जलीय जीव होते हैं उनका भी जीवन संकट में है। कई प्रकार के, अभी आप देखिए न्यूज चैनल्स में कहीं आप देखेंगे घड़ियाल या मगरमच्छ रास्ते में दिख रहा है, कहां से आ रहे हैं ये? इनको कौन सा मॉल घूमना है कि चले आ रहे हैं? देखिए सर क्या है, अब इनका नेटिव प्लेस छूट गया, बाढ़ के साथ बह के आए ये, तो अब उनको भी तो जीना है ना, भगवान ने सबको बनाया है ना जीवित रहने के लिए, तो अब हम तो डरेंगे क्योंकि भाई वो तो मांस भक्षी है। तो इस वजह से बहुत सारे इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की वजह से ह्यूमन ही नहीं, एनिमल्स पे भी, जैसे हमने शुरू में बात की कि विष्णु पुराण में मत्स्य अवतार को भी तकलीफ हो रही है, कच्छप अवतार को भी तकलीफ हो रही है, और धीरे धीरे आप जैसे जैसे अवतार में बढ़ते चलेंगे तो जो मानव रूप है उसको भी तकलीफ हो रही है। बिल्कुल हो रही है। और हमारे भारत में जैसा कि 400 से भी ज्यादा नदियां हैं जी, और 8 या 10 इतनी बड़ी नदियां हैं जो पूरे भारतवर्ष को जीवन का संचार करती हैं। जीवन का संचार करती हैं, जीवन देती हैं। अगर इसी प्रकार प्रदूषण चलता रहा तो भविष्य कैसा होगा फिर? आप लोग बोलते हैं ना, हम लोग को तो बचपन में पढ़ाया गया कि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वो वाटर को लेके होगा, पानी को लेके होगा, जल को लेके होगा, नदियों को लेके होगा, और वो होना ही है। जिस प्रकार से स्थिति बदल रही है और हमारी जो कैपेसिटी, एक दिन जानते सर क्या आएगा, हमारी खुद की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी पानी पीने की। अच्छा। जब आप कमी में जीने लगेंगे ना, तो शरीर भी आपका इस तरह से डेवलप होगा कि उसको पानी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जैसे ही पानी कम हुआ शरीर से, भाई शरीर को तो पानी चाहिए जीवित रहने के लिए, डिहाइड्रेट होगा, और उसके बाद तो आपको पता है सर कितनी प्रकार की बीमारियां होती, तो वो बीमारी नहीं, वो मरुस्थल है, फिर वो मरुस्थल की तरफ हम बढ़ेंगे। और कई सारे ऐसे पुराणों में लिखा भी है कि आने वाले समय में जब ये नदियां सूख जाएंगी तो वो कली का जो है एक समय होगा, और कली का उस समय रौद्र रूप होगा, सबसे भयानक रूप में कलयुग होगा, और फिर भगवान कल की आएंगे और उद्धार करेंगे। बहुत सारी चीजें देखिए बनी हुई हैं, हम आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, कुछ कठपुतलियों की तरह हम रहते हैं। मगर जहां तक बात है हमारे देश के नदियों की, हाँ जरूर हर एक पब्लिक को, पर्सन को यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए और काम करना चाहिए उसके लिए। ये कुछ साइंटिस्ट लोगों की चीज नहीं है कि इन्हीं की जिम्मेदारी मिली, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। नदियों में कूड़ा फेंकने का काम कौन करता है? क्या सरकार अपनी ट्रक लेके आती है? पब्लिक शुरू करती है। बुरा सबको लगेगा मगर पब्लिक शुरू करती है, हम सब शुरू करते हैं। गंदगी फैलाने का काम इंसानों ने शुरू किया। कौन सा, पहले तो गंदगी नहीं होती थी, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती गई, हमें लगा कि अरे पानी में ऐसे फेंक दो, फैक्ट्रियां बनी, ड्रेनेज आया, सिस्टम नहीं है उसको क्लीन करने का, नदियों में बहा दो। सिर्फ नदियां नहीं, उसके किनारों की जो मिट्टी है वो दूषित होती है, जो फसल है वो दूषित हो रही है, फसल से जो अनाज निकल रहा है वो दूषित है, हम उस अनाज को खा रहे हैं वो दूषित है, तो बीमारी तो होगी ना सर। बिल्कुल। ये जो प्रदूषण फैला है, प्रदूषण मतलब नदी तालाबों में, आज नहीं बहुत पुरानी परंपरा है कि घर में अगर कोई पूजन पाठ हुआ है तो उसका जो
बचा हुआ विसर्जन जब करते हैं तो वो नदियों के जल में जाके सीधा कर देते हैं। हाँ, तो देखिए कहीं ना कहीं पौराणिक समय में एक तो मन शुद्ध होता था जी। और तन भी शुद्ध होता था, है ना। लेकिन अब उन विसर्जन में बहुत सारी ऐसी चीजें नदियों में जाके प्रवाहित कर देते हैं जो पूरी तरीके से नदी को, जल को अशुद्ध कर देती है। अशुद्ध कर। अभी देखिए बहुत बड़ा कैंपेन चला कि जो हम लोग मूर्तियां विसर्जित करते हैं मंदिरों से या पंडालों से, जो मूर्तियां विसर्जित करते हैं वो पीओपी की बनी होती है, प्लास्टिक और पेरिस की बनी होती है। तो प्लास्टर और पेरिस से बनी हुई मूर्तियां क्या है, जल्दी वो केमिकल का काम करता है, तो वो पिघलती नहीं, वो मिट्टी नहीं है कि वो बायोडिग्रेडेबल, वाटर को ऑब्जर्व नहीं करती है। हाँ, तो वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो केमिकल है, तो वो नदियों को दूषित कर रही हैं। हम लोग क्या है ना, चीजें बहुत स्टैंडर्ड, भगवान को भी हम लोग ने बहुत वैसा बना दिया ना कि अरे इनको चमक धमक से बनाएंगे और प्लास्टर और पेरिस से बनाएंगे। अरे तुम भूल गए, पहले भी मूर्तियां रखी जाती थी, वो मिट्टी की मूर्ति बनती थी, प्योर मिट्टी की, और उसको फिर हम विसर्जित कर देते थे, तो मिट्टी में मिल जाता, वही कॉन्सेप्ट था। तो अभी क्या है, चीजें मॉडर्नाइजेशन हो गई है, तो केमिकल के बनने लगे, पेंट उस पे होने लगा, तो सही बात है, दूषित तो होगी ही। तो हमें उन चीजों पे भी अभी विचार करने की जरूरत है कि हम कैसे उसको इको फ्रेंडली बना सके। तो बहुत सारे इको फ्रेंडली गणेशा, एक तो हमारे यहाँ जो है हर चीज में इको फ्रेंडली जोड़ के किसी को कुछ भी बेच दो, चल रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पे कोई कुछ भी बेच रहा है। तो चीजें गलत भी हैं, उसको सही करने के बहुत से तरीके हैं और हमें करना चाहिए। और जहां तक आपने बात की विसर्जन की, एक दिन ऐसा आएगा नदियों में हम अपना अस्तित्व विसर्जन कर देंगे। देखिए ये बात बहुत गंभीर है, हम अपना अस्तित्व विसर्जन कर देंगे। हम अपने देश में नदियों को क्या मानते हैं, माँ मानते हैं। कोई फॉरेन की कंट्री हमारे अपने देश की नदियों को माँ नहीं कहती है। हम अपने देश में नदियों को माँ मानते हैं, और माँ का दर्जा देने के बाद स्थिति ये है, तो ये सिर्फ पन्नों में कहने वाली बातें रह जाती हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल आप भी इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि जिस प्रकार से नदियों को प्रदूषण मुक्त करने का कार्य किया जा रहा है, दरअसल वो प्रदूषित मुक्त नहीं होती, बल्कि प्रदूषण मुक्त में जो लगे हुए लोग होते हैं उनको बहुत कुछ युक्त हो जाता है। यानी बिल्कुल इस बात को आप भली भांति समझ गए होंगे। लेकिन विश्व नदी दिवस पर हम आज इस विषय को इस चर्चा में इसलिए आज शामिल किए हैं कि नदियों का बहुत ही पुराना इतिहास रहा है हमारे भारत देश में। भारत देश की नदियाँ सोचिए दूसरे देशों में भी जाके वहाँ जीवन देती हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, आज आप सोचिए छोटे छोटे बॉटल में पानी बिकने लगा है। आज अभी आपके देखते हुए अभी सिर्फ 5 सालों में या 10 सालों में ये फर्क आया है। आप आगे आने वाले 5-10 साल या 20 साल में आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना आप सोच पाते हैं, क्या सोच रखते हैं? क्या आपने वो दौर सोचा है आज से 20 साल बाद क्या होगा, पानी के लिए किस प्रकार से महामारी मचेगी? आज भी राजस्थान और ऐसे बहुत सारे सूखाग्रस्त गर्मी के मौसम में आप देखिए, सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं जहां एक बाल्टी या एक टब पानी लेने के लिए 3-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। महिलाएं जाती हैं, और जहां पानी की पूरी कह सकते हैं व्यवस्था रहती है, वहां लोग अगर ब्रश भी करते हैं तो आधी बाल्टी पानी निकल जाता है, बेसिन चालू करके बर्तन धोने में निकल जाता है, तमाम पानी। मतलब जहां पानी की उपलब्धता है वहां लोग पानी का महत्व नहीं समझते हैं, और जहां पानी नहीं है उन लोगों से जाकर पूछिए कि पानी क्या है, तो पानी को भी बचाइए और पानी को प्रदूषित होने से भी बचाइए। और जो बाढ़ की अब हम बात करते हैं ना कि बाढ़ में जो नदियां आती है वो साफ हो जाती, क्या साफ हो रही है? तो नाला भी तो उसी में बह रहा है। तो हमको लगता है कि अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो वो नदियां जो बाढ़ के रूप में अभी बह रही हैं भारत में, वो उससे ज्यादा पोल्यूटेड तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि बाढ़ आई तो सब कुछ साफ हो गया। साफ नहीं हो गया, बल्कि आपके यहाँ की पूरी गंदगी बहा के और नदी ले गई और गंदगी जो पीछे से आ रही थी वो आपके और सोसाइटी में आ गई। अब आप सोचिए ये नदी का जब स्तर कम होगा कितनी बीमारी फैलेगी। हम उस लेवल पे सोच ही नहीं पाते। हम लोग बात करते हैं कि अरे नदी का बाढ़ आया, अभी देखो सब साफ हो जाएगा, सब क्लीन हो जाएगा। क्या क्लीन हो जाएगा? आप मिट्टी हर जगह होगी, उससे जो है बीमारी फैलेगी, कीचड़ होगा और बीमारियों से हम तकलीफ में रहते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे एक सिस्टम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, और एक ये तरीका हो सकता है जिससे हम अपना भूजल भी रिचार्ज कर सकें और पानी को संरक्षित कर सकें। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में पानी को लेकर, जल को लेकर, उसके संरक्षण को लेकर, कंजर्वेशन को लेकर बहुत सारे
मानक तैयार किए गए हैं, स्टैंडर्ड्स तैयार किए गए हैं, हमको उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने की जरूरत है। और जैसे कि आप क्या होता है ना, स्कूल में कोई टॉपर बच्चा होता है तो सब उसकी तरफ बढ़ जाते हैं, हाँ इसको और अच्छा बनाना, टॉपर को सब पढ़ाते हैं ना, मगर जो कमजोर बच्चा होता है जिसको सच में गुरु की जरूरत होती है वो ढूंढता रह जाता है, उसको कोई नहीं मिलता। भारत में एक्चुअली नदियों के साथ यही हो रहा है, जो आपने बताया ना 6, 7, 8 जो हमारी नदियां हैं, गंगा हो गई, यमुना हो गई, नर्मदा हो गई, तापी हो गई, कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई, ये सारी नदियों को हम बहुत फोकस कर रहे हैं। करना चाहिए, अच्छी बात है, बड़ी नदियां हैं, देश की प्रमुख नदियां हैं, जीवनदायिनी है ना, तो हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए, मगर उन नदियों के भी बारे में सोचना चाहिए जो छोटे से छोटे क्षेत्र में आपके यहाँ पाई जाती हैं और वो आपके लिए ज्यादा संचार करती हैं जीवन का, रादर देन वो नदियां जो जिनको अभी हमने नाम लिया, जो प्रमुख नदियां हैं भारत की। अपने क्षेत्र की, जैसे हम सतना में अभी हैं, सतना क्षेत्र की नदी के बारे में आप जानिए, कहाँ से उद्गम होता है उसका और उसमें क्या क्या पाया जा रहा है, खनिज कौन से हैं उसमें, सूक्ष्म जीव कौन से उसमें, ये जानिए। आप किसी भी क्षेत्र से जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, अपने क्षेत्र का नाम लिखिए और आप देखिए, अब जाइए अपने क्षेत्र में, खोजिए कि कौन सी नदी आपके क्षेत्र की अपनी नदी है ना, और उसके बारे में पढ़िए। आप रिसर्च नहीं कर सकते, आप पढ़िए, जानिए और अवेयर करिए दूसरों को भी, और ये भी कोशिश करिए कि उस नदी की प्राकृतिक स्तब्धता बनी रहे। बिल्कुल। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज नदियों पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई और हमारे साथ अर्पित श्रीवास्तव सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए और आप नदियों पर रिसर्च भी कर रहे हैं जी। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।